गगनपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सावित्री और 8 साल की बेटी रितु के साथ रहता था। पिताजी, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है जिसमें कल आपको मेरे साथ स्कूल चलना होगा। टीचर जी ने सभी बच्चों से कहा है अपने अपने पेरेंट्स को लेकर आने को। पर बेटी, कल तो मुझे फैक्ट्री में बहुत काम है। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम चाहो तो अपनी माँ को साथ ले जाना। तभी सावित्री को आता देख रमेश, सावित्री, कल बिटिया के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। हम में से किसी एक को रितु के साथ उसके स्कूल जाना होगा। मुझे तो कल समय नहीं मिलेगा फैक्ट्री से। तुम रितु के साथ चली जाना। और हाँ, रितु का स्कूल बैग थोड़ा फट गया है, तो मैंने जो कल तुम्हें पैसे दिए थे उसमें से आज एक बैग भी ले आना। इतना कहकर रमेश फैक्ट्री चला जाता है। उसी शाम सावित्री बाजार के लिए निकलती है कि तभी पीछे से एक गाड़ी से सावित्री का एक्सीडेंट हो जाता है और सावित्री की मृत्यु हो जाती है। रमेश और रितु दोनों बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश का दोस्त रमेश से मिलने आता है। बातों ही बातों में वह रमेश से दूसरी शादी करने को कहता है। विनोद, ये क्या कह रहे हो तुम? भला मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। रमेश, मैं जानता हूँ तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहते, पर एक बार अपनी बेटी रितु के बारे में भी तो सोचो। उसे एक माँ की जरूरत है। तुम सारा दिन फैक्ट्री में रहते हो, घर पे रितु का ध्यान रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पर विनोद, मेरी एक 8 साल की बेटी है, मुझसे कौन शादी करेगा? उसकी फिक्र तुम मत करो। मेरी नज़र में एक लड़की है। कुछ दिनों पहले उसकी पति की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। अगर तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। पर क्या वो राजी होंगे? पहले उनसे पूछो। मैं बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। विनोद लड़की वालों से बात करता है। सभी की खुशी से रमेश की शादी हो जाती है। बेटी रितु, ये तुम्हारी नई माँ है। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। रितु अपनी नई माँ के आने से काफी खुश होती है। एक दिन रमेश फैक्ट्री चला जाता है और रितु स्कूल जाने को तैयार होती है। अरे, तू कहाँ जा रही है? माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल वगैरह कहीं नहीं जाना तुझे। मेरे सिर में दर्द है। जा मेरे लिए चाय लेके आ। पर माँ, मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। चाय बनानी नहीं आती तो क्या सिर्फ तुझे खाना ही आता है? बहाने मत बना, समझी? जा और मेरे लिए चाय बना के ला। और खबरदार, जो तूने अपने पिता से कुछ भी कहा तो। रितु डर से अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। अब रितु रोज घर पर ही रहती और सारा दिन काम करती। एक दिन उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, सुन, मैं बाजार जाकर आती हूँ, तब तक तू शाम का खाना बनाकर किचन साफ करके रखना। इतना कहकर कविता बाजार चली जाती है और रितु दुखी होकर अपनी माँ को याद करती है। माँ, कहाँ हो माँ? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप मेरा कितना ख्याल रखती थी। ये नई माँ तो मुझे रोज डांटती हैं, मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती, मुझसे सारा दिन काम करवाती हैं। माँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? तभी अचानक वहाँ रितु की माँ आती है। बेटी रितु, ये लो, ये एक जादुई चूल्हा है। इस पे बर्तन रखकर तुम जो भी इससे कहोगी वह तुरंत इसमें बन जाएगा। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। पर माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। बेटी रितु, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। बस तुम मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर सावित्री गायब हो जाती है। अब रितु उस चूल्हे पर बर्तन रखती और तुरंत खाना बन जाता। अब रितु रोज जादुई चूल्हे से अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी। एक दिन रितु की सौतेली माँ को रितु पे शक आता है। ये रितु को तो खाना बनाना आता नहीं है, तो ये रोज रोज इतना अच्छा खाना कहाँ से लाती है? जरूर कोई राज छुपा कर रखा है इस लड़की ने। अब मुझे वो पता करना होगा। कविता अब रितु पर नजर रखती। शाम को कविता जादुई चूल्हे से खाना बनाती है। कविता जादुई चूल्हे से खाना बनते देख लेती है। अच्छा,
तो ये है इसके स्वादिष्ट खाना बनाने का राज। तभी मैं सोचूं, ये अचानक इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लगी इतनी जल्दी। अगर मैं ये जादुई चूल्हा इससे ले लूं और मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूं तो मैं कितनी माला माल हो जाऊंगी। कविता जाकर रितु से जादुई चूल्हा ले लेती है और शहर में एक रेस्टोरेंट खोलती है और स्वादिष्ट खाना खिलाने को लोगों से कहती है। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में काफी लोग खाना खाने आ जाते हैं। कविता ढेर सारे ग्राहकों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जादुई चूल्हे पर बर्तन रखकर बोलती है, ए जादुई चूल्हे, जल्दी से मटर पनीर की सब्जी बना दो। पर जादुई चूल्हे पे कुछ भी नहीं बनता। कविता बार बार जादुई चूल्हे से खाना बनाने को कहती, पर खाना नहीं बनता। अरे अब क्या करूं? इस जादुई चूल्हे पे तो खाना ही नहीं बन रहा। बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी है। अब मैं इन सभी को स्वादिष्ट खाना कैसे खिलाऊं? तभी एक नौकर किचन में आता है। मालकिन, बाहर सभी ग्राहक जल्दी खाना मांग रहे हैं। खाना बन गया हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सभी को खाना दे देता हूँ। उदास कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह नौकर से कहती है, सुनो, तुम जाओ सभी से कह दो जाकर कि खाना नहीं बना है। सभी को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। नौकर बाहर जाकर सभी से कहता है, अरे ये क्या बात हुई? हम पैसे वापस नहीं लेंगे, हमें स्वादिष्ट खाना ही चाहिए। जाओ और जल्दी से खाना लेकर आओ, नहीं तो हम सब मिलकर इस रेस्टोरेंट के मालिक को जेल भिजवा देंगे। नौकर जाकर कविता को सारी बात बताता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं रितु के पास जाती हूँ, शायद वो कुछ कर सके। कविता जल्दी से घर जाकर रितु से कहती है, रितु, मुझे बचा ले मेरी बेटी, वरना मुझे पुलिस पकड़कर जेल ले जाएगी। कविता रितु को सारी बात बताती है। रितु कविता के साथ जाकर जादुई चूल्हे से ढेर सारा खाना बनाती है। यह देखकर कविता रितु से कहती है, रितु मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, बहुत परेशान किया, तेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया, फिर भी तू मुझे बचाने आ गई। तू बहुत महान है। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। एक गांव में मोहन अपनी पत्नी रेखा और बेटी रोशनी के साथ रहता था। वह लोग काफी गरीब थे। मोहन दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर का गुजारा करता। एक दिन मोहन खाना खाने बैठता है। तभी उसकी पत्नी रेखा मोहन से कहती है, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और आपको खेतों में काम करके जो पैसे मिलते हैं वह हमारे घर के खर्च में पूरे नहीं हो पाते हैं। तो हम अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस कैसे निकाल पाएंगे? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कोई दूसरा काम ढूंढ लें, जिससे हमारे घर के खर्च भी चलते रहें और हम बेटी की स्कूल की फीस भी निकाल सकें। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से काम हैं। आप ऐसे मजदूरी कब तक करते रहोगे? आप कोई अपना काम क्यों नहीं शुरू करते हैं? वैसे भी मेरे पास जो थोड़े से गहने हैं, आप उन्हें बेचकर कोई अपना काम शुरू करें और जब पैसे आने लगेंगे तब मुझे दोबारा गहने बनवा देना। ठीक है, मैं इस विषय में अच्छी तरह से सोचकर बताऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन मोहन काम पे जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, जो कि थोड़ा परेशान सी दिख रही थी। मोहन उसके पास जाता है। माताजी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं और कुछ परेशान दिख रही हैं। बेटा, मैं पास में थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहती हूँ। यहाँ नदी से पानी भरने आई थी और पानी से भरा घड़ा लेकर चलते चलते थक गई, तभी यहाँ रुक गई थी। मोहन बूढ़ी अम्मा को थका और परेशान देखकर कहता है, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताइए, मैं आपका घड़ा आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। मोहन बूढ़ी माता का घड़ा उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देता है। तभी बूढ़ी अम्मा मोहन से कहती है, बेटा, तुम बहुत भले इंसान लगते हो। तुमने मेरी सहायता की। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये चक्की है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब इसे चलाना मेरे बस में नहीं। तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी।
मोहन वह चक्की अपने घर ले आता है और मोहन अपने काम पर चला जाता है। शाम को रोशनी चक्की को देखकर कहती है, अरे ये चक्की किसकी है? ये तो बहुत पुरानी चक्की है। रोशनी जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ ये चक्की तो बहुत पुरानी है, इसे पिताजी क्यों लाए हैं? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे पिताजी आजकल क्या करते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। पर माँ हम इसका क्या करेंगे? ये हमारे किस काम आएगी? बेटी जब हमारे पास ढेर सारे गेहूं होंगे तब हम उन्हें इस चक्की में डालकर चक्की चलाएंगे तो वह गेहूं पिसकर आटा बन जाएगा। यह सुनकर रोशनी कुछ सोचने लगती है और जाकर ऐसे ही चक्की चलाने लगती है कि तभी वह देखती है उसमें से कुछ निकल रहा है। तभी उस पर रेखा की नजर पड़ती है और वह देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो सोना है, सोने का आटा निकल रहा है इस चक्की से। रेखा और रोशनी यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मोहन घर पर आ जाता है और घर में सुनहरा सोने का आटा देखकर हैरानी से रेखा से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये चक्की सोने का आटा दे रही है। रेखा, ये तो जादुई चक्की है। हाँ हाँ, ये जादुई चक्की है और ये सोने का आटा देती है। अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ रेखा, अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। पर रेखा देखो, ये जादुई चक्की वाली बात तुम गांव में किसी से भी मत कहना, वरना ये जादुई चक्की हमसे छिन जाएगी। हाँ हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब मोहन और रेखा दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे। मोहन के अचानक अमीर हो जाने की बात गांव में भी फैल गई। एक दिन मोहन का पड़ोसी किशोर मोहन से कहता है, मोहन भाई, तुम तो कुछ दिन पहले बहुत गरीब थे। ये अचानक तुमको कौन सा खजाना मिल गया जो तुम इतने धनवान हो गए? नहीं किशोर भाई, ऐसी बात नहीं है। तुमसे क्या छुपाऊं, तुम तो मेरे पड़ोसी हो। दरअसल मैं एक दिन अपने काम पे जा रहा था तो मुझे एक बूढ़ी माता मिली थी जिन्होंने मुझे एक चक्की दी थी जो मुझे रोज सोने का आटा देती है और मैं उसी से इतना धनवान हो गया हूँ। मोहन, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ अपने धनवान होने का राज, पर मुझसे झूठ मत बोलो। भला कोई चक्की भी सोने का आटा देती है? किशोर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है।